क्या लिखा जी? बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में आपके पास सबसे पहले हम जिक्र किसका करते हैं जी? बॉन्ड लेंथ के बारे में, कि मेरे पास बॉन्ड लेंथ क्या होती है जी। ओके, बॉन्ड लेंथ का पता होने से पहले मैंने आपको क्या बताया था जी? एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था जी। अब मैंने पूछ लिया किसी से, जिसको आती है वो मेरे को ये बता दो कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। वैसे एटॉमिक रेडियस छोड़, वैसे रेडियस बता दो क्या होती है। सिंपल रेडियस क्या होती है? रेडियस रेडियस सुना है? हाँ वो बता दो चलो। जो सर्कल का सेंटर होता है उससे हाँ जो डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ क्या होता है जी? रेडियस। एटम का शेप कैसे होती है? एटम दिखता कैसा है? गोल, स्फेरिकल। क्या मेरे पास? स्फेरिकल। मेरे पास दो एटम थे जी, ठीक है जी। ओके, इन दोनों एटम मेरे पास अलग अलग घूम रहे थे जिस तरह से। ओके, ये मेरे पास एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस मेरे पास। क्या किया कि इस एटम ये इसके साथ क्या करना चाहता है जी? ओवरलैप करना चाहता है ऐसे। ये एक दूसरे के साथ क्या किया जी? ओवरलैप किया जी। ओवरलैप करने के बाद इनके बीच, इनके एक सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं जी। ये मेरे पास कोई एक एटम था, ये मेरे पास कोई दूसरा एटम था। इनके बीच की एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया? DAA से। और उसको मैं किससे डिवाइड कर देता था? 2 से। इसके बाद मेरे पास एक वैल्यू आती थी, उस वैल्यू को मैं क्या बोलता था जी? रेडियस बोलता था। अब इसको मैंने क्या कर रखा? हाफ कर दिया। अब मैं अगर इसको हाफ ना करके अब दो एटम के बीच की न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर मैं क्या कर लूँ, कंसिडर करता हूँ, तो वो मेरे किसके इक्वल होती है जी? बॉन्ड लेंथ के इक्वल होती है जी। अपने को डेफिनेशन रटनी नहीं जी, मैं डेफिनेशन पूछ नहीं रहा। मैं डेफिनेशन तब लिखूंगा ना जब मेरे दिमाग में कुछ हो। एक एटम था, दूसरा एटम था, घूम रहे थे पार्क में, घूमते घूमते दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुई थी जी, एक दूसरे के पास आए थे, ओवरलैप हुए थे, ओवरलैप से एक ओवरलैपिंग रीजन आया जी। अब ये तो है नहीं बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में इंट्रैक्शन होती है, उससे रिपल्सन होती है, बिल्कुल क्लोज नहीं आ पाएंगे। क्या हो जाता है? अनस्टेबल होता है फिर मेरा मॉलिक्यूल। तो क्या रहा? एक डिस्टेंस पर रहते हैं जी। अगर मेरे पास ओवरलैपिंग रीजन ज़्यादा है तो कोवेलेंट रेडियस बोली थी, ओवरलैपिंग रीजन कम है तो क्या बोली थी मैंने? मेटेलिक रेडियस बोली थी। और उससे बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो मैंने कौन सी बोली थी? वन ट्रैवल रेडियस बोली थी। कितने टाइप की रेडियस बताई थी? 3 टाइप की। अगर ओवरलैपिंग रीजन क्या मेरे पास सबसे ज़्यादा? कोवेलेंट रेडियस। कौन शो करता था? नॉन मेटल। ओवरलैपिंग रीजन को क्या कर दिया गया जी? कम कर दिया गया। कौन सी रेडियस? मेटेलिक रेडियस। फिर मैंने क्या किया? मेटेलिक रेडियस मेटल शो करते हैं। उसके बाद क्या किया? एक दूसरे को सिंपल सा कर क्या कर रहे हैं जी? टेस्ट कर रहे हैं जी। नोबल गैस या मेरे पास कोई सॉलिड स्टेट में कोई मेरे पास कोई है जी। ठीक है जी, सारी बातें हो गई थी, इस तरह से बातें बताई थी। अब इन दोनों के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको क्या बोला गया? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं जी। जो आपका दिखाया गया बॉन्ड लेंथ, इसने लिखा भी है अपने जो नोट्स हैं, जो मेरे पास बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ को इसने क्या लिखा? रेडियस ऑफ एटम फर्स्ट और रेडियस ऑफ एटम आपके पास सेकंड। अब जो मेरे पास एटम है वो होमोटोमिक भी हो सकते हैं। मेरे पास H2 की बात कर सकता हूँ, मैं Cl2 की बात कर सकता हूँ, मैं N2 की बात कर, O2 की बात कर सकता हूँ, F2 की बात कर सकता हूँ। अब मैं क्या हीलियम हीलियम एटम की भी बात कर सकता हूँ। ये हीलियम हीलियम एक दूसरे को टच कर रहे हैं जी, बॉन्ड तो बनाते नहीं नोबल गैस कभी भी। मैं किसकी बात कर सकता हूँ? HF की बात कर सकता हूँ, HCl की बात कर सकता हूँ, HBr की बात कर सकता हूँ, NaCl की बात कर सकता हूँ, BF3 की बात कर सकता हूँ। जितने बॉन्ड बन रहे हैं उस बॉन्ड की मेरे पास क्या आती है जी? एक बॉन्ड लेंथ होती है। सारी बातें आपके पास लिखी गई है, ठीक है जी। कि मेरे पास बॉन्ड लेंथ होता है क्या है? बॉन्ड लेंथ क्या? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। याद की हुई है ना? याद करने की जरूरत है? रट्टा मारने की क्या जरूरत है? ये पूछना ही नहीं था ना। किस तक समझाना है? मौलिक तक समझाना है कि मेरे पास एवरेज डिस्टेंस है। मेरे पास एवरेज डिस्टेंस क्या जी? एवरेज डिस्टेंस क्या लिख रहा है? बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। इसमें क्या याद करना जैसा रहेगा?
दो एटम थे, उन दो एटम के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए, एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं जी, बॉन्ड लेंथ होगी जी। बस रिप्रेजेंट करती है आपने। अब किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, एक इसने फार्मूला बता रखा मेरे पास कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो है, मैंने कौन सा एग्जांपल लिया, मैंने HCl का एग्जांपल ले सकता हूँ या मैं HF का। तब मैं एक फार्मूला लगा के क्या फाइंड करता हूँ जी, बॉन्ड लेंथ फाइंड करता हूँ। बॉन्ड लेंथ का मेरे पास वो फार्मूला कैसा है, इसने लिखा मेरे पास रेडियस ऑफ एटम फर्स्ट, रेडियस ऑफ एटम सेकेंड, माइनस 0.9 एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट सेकंड। ठीक है जी, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ जी मैं। एक साइड किसकी वैल्यू, हाइड्रोजन की रेडियस, दूसरी साइड किसकी जी मेरे पास फ्लोरीन की रेडियस। फिर मेरे पास फ्लोरीन या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, माना कि मेरे पास किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की। अगर ये मेरे पास हाइड्रोजन की लेयर XA है तो मैं क्या लिखूंगा 2.1, और मेरे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4 होती है जी। ये मेरे पास डाटा था, वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ से मेरे पास माना कि एक एक्स वैल्यू आ गई, उसको मैं क्या बोलता हूँ जी, मेरे पास बॉन्ड लेंथ आ जाएगी जी। क्या आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। ये फार्मूला यूज होने वाला नहीं, बाई चांस कभी अगर आपको मिलेगा भी तो ऑप्शन टाइम में मिलेगा, बस आपको टिक करना है कि मेरे पास ये फार्मूला होता नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद जो पहला फैक्ट पहला फैक्टर आपको एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन मेरे पास क्या है जी। मेरे पास इसने बोला जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है जी, इलेक्ट्रो। अब मेरे को ये बता दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है जी। हाँ जी, सुनिए भाई सागर तरफ पूछूंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन स्टेटमेंट ही बता दे। The tendency to attract the electrons towards the molecule is electromagnetic. ठीक है जी, अब एक अपना ऑर्डर दे रखा है अपने नोट्स में। ठीक है जी, दिख रहा है ऐसा ऑर्डर क्यों आया, मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी, मेरे को बॉन्ड लेंथ चेक करनी है जी अलग अलग मॉलिक्यूल की। एक मेरे पास HF है, एक मेरे पास क्या जी HCl, एक मेरे पास HBr और एक मेरे पास HI। मैंने पूछा सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी जी, HI की बॉन्ड लेंथ क्या जी सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों है जी। बताओ सर, क्योंकि जब नीचे डिक्रीज होकर जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो तो ये बता दिया कि वैसे जर्नल देखकर मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो मैंने लिख दिया। ये बता दिया कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, घटती तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इससे दूसरा रीज़न बता दो, ये मेरे पास फ्लोरीन, ये मेरे पास क्लोरीन, ये मेरे पास ब्रोमीन, ये मेरे पास आयोडीन। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ जी पास से, डाउन द ग्रुप जाने पर मेरा सेल नंबर क्या होता है जी, इंक्रीज है जी। सेल नंबर क्या हो रहा था, ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा था। ये मेरे पास कौन सा पीरियड, सेकंड, ये कौन सा थर्ड, और ये मेरे पास कौन सा फोर्थ, और ये मेरे पास कौन सा फिफ्थ। अगर इसने पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बोला, मेरे को पता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है जी 4, क्लोरीन की क्या जी मेरे पास 3.02, ब्रोमीन मेरे पास क्या जी 2.8, और ये आयोडीन भी मेरे पास कितना 2.8 के आसपास होता है, 2.08 होता है शायद, कितना जी 2.08 के आसपास। ठीक है जी, डाउन द ग्रुप जाने पर मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट यानी फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हुई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी जी इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ को मैं किस तरह से समझ सकता हूँ, डाउन द ग्रुप जाने पर मेरा सेल क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अब यहाँ पर आपके पास अब हम क्या पढ़ चुके हैं, VBT पढ़ चुके हैं। बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है मेरे पास, S ऑर्बिटल, और मेरे पास ये पूरा पूरा ग्रुप है हैलोजन फैमिली है मेरे पास, इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है मेरे पास P। फ्लोरीन का मेरे पास 2p ऑर्बिटल यूज होगा, क्लोरीन का मेरे पास 3p,
और ब्रोमीन का मेरे पास 4p और आयोडीन का मेरे पास क्या है 5p। एक छोटी सी झलक इस तरह से देखते हैं कि मेरे पास ये p ऑर्बिटल रहा होगा फ्लोरीन का, ठीक है जी। उसके नीचे बना देते हैं, ये मेरे पास फ्लोरीन, ये मेरे पास क्या जी क्लोरीन, ये मेरे पास क्या जी ब्रोमीन, और ये मेरे पास क्या जी आयोडीन। इससे बॉन्डिंग करने मेरे पास कौन आ रहा है जी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये मेरे पास क्या है हाइड्रोजन। अब आप इन दोनों के सेंटर से बढ़ती हुई क्या देखोगे जी, बॉन्ड लेंथ आपको आसानी से क्या आएगी जी, बढ़ जाए नज़र आ रही है जी, दिख रही है जी। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर जो मेरी बॉन्ड लेंथ है जी वो क्या होती नज़र आ रही है जी, आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है जी, ठीक है जी। दूर से चीज़ें पता लग रही दिख रही है जी, मेरे को इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी जी। पहला रूल याद करने के लिए अगर कोई रीजन पूछे एक नंबर में तो क्या बोल दे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अगर समझो तो। जैसे मेरे पास बॉन्ड लेंथ होती है, मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ, मेरा डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्या हुआ था जी, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से आप एक बात तो मानोगे मेरा जेड इफेक्टिव क्या हुआ होगा, जब मेरा जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है जी। अब जेड इफेक्टिव के डिक्रीज होते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मेरा जो न्यूक्लियस है और जो मेरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेरे पास क्या होती है जो डिक्रीज होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है तो मेरी एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिक क्या हो जाती है जी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। अब आपका जो मन करे आप वो फैक्टर यहाँ पर लिख सकते हो जी, आप किसी एक फैक्टर का मोहताज नहीं रहोगे जी, एक के बाद एक। सबसे पहला किससे कनेक्ट किया, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये अब इस चीज़ को मैं पीरियोडिक टेबल से कनेक्ट करके दिखाऊं जी आपको। जब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो चीज़ें किस तरह से याद किस तरह से रखते, जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोल रही थी मैंने, चार्ज अपॉन साइज के डायरेक्टली। चार्ज को हमने किससे रिलेट किया था, जेड इफेक्टिव से, और जेड इफेक्टिव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, साइज मेरे पास। अब ये बात वहीं पर है, जैसे जैसे मेरे पास साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। चार्ज के बढ़ने से क्या बढ़ता है मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या आती है जी, घटती है। सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ भी नहीं आनी पड़ा है लेंथ। एक क्वेश्चन पूछूंगा तो पूछ, सर, लिख के देता हूँ, बता देंगे। अरे वैसे ही पूछ ले। क्वेश्चन था कि ऐसा था सर, लिखो जी। इसके अंदर बताने हैं कि कितने प्रोटॉन है कितने इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। हाउ बीच में तो टोकते अपन यार। सर आप, मैंने कहा पूछ लो, आपने कहा पूछ लो। सी सर 612 13 था, 13 था सर इधर। ठीक है जी, बता दे सागर इसने क्वेश्चन का जवाब। आवन दिखा दे, आवे पर ना आवे परस। देखो सर, प्रोटॉन तो मेरे को पता है 6 है, न्यूट्रॉन 13 है। न्यूट्रॉन पूछा। चलो जी पता लगाते हैं जी। पता लगाने के लिए हम चले ऋषि मुनियों के ज़माने में, जब मास्टर जी ने हमें बताया था कि सबसे नीचे जो लिखा जाता है आपके पास बेस में वो आपके पास क्या होता है जी, एटॉमिक नंबर होता है जी, हाँ ठीक है, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसने किसकी बात की, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बात किसकी हो रही है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही होगी। ग्राउंड स्टेट में जो इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने इसमें क्या होते हैं जी, प्रोटॉन होते हैं जी। ये तो बच गया। उसके बाद 10 साल के बाद हमें पता चल गया कि जब ऋषि मुनि के ज़माने की बात आई थी इसको मास नंबर बोला जाता था जी। हाँ सर ये तो पता है। इसको कभी कभार क्या बोल देते थे, मोलर मास ही बोल देते थे, हाँ, या मैं इसको एटॉमिक मास बोल दे, एटॉमिक वेट बोल, तो सारी बातें मेरे पास क्या थी, सेम थी जी। फिर हम क्या करते थे, जो मेरे पास मास नंबर होता था, मास नंबर में से मैंने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया जी। 7 है। अब मेरे पास क्या आता है जी, 7 सात। सात मेरे पास नंबर ऑफ क्या है जी, न्यूट्रॉन्स है जी, ठीक है जी, बढ़िया। अब बॉन्ड लेंथ का किसके साथ रिलेशन, बॉन्ड ऑर्डर के साथ। ये बोल रहा है कि मेरे पास जो बॉन्ड लेंथ है मैंने बी एल लिख दिया, बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड ऑर्डर का मेरे पास रिलेशन कैसा होता है जी, इनवर्स होता है जी। जितने ज़्यादा मेरे पास
बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, मेरी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है जी, कम होती जाती है जी। इसने एग्जाम्पल किसका ले रखा है मेरे पास, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा जी, ट्रिपल बॉन्ड। इसने बॉन्ड लेंथ मेरे पास लिखी है जी 1.5 एंगस्ट्रॉन, 1.34 एंगस्ट्रॉन, और मेरे पास 1.20 एंगस्ट्रॉन लिखा हुआ डाटा मेरे पास। इसको भूल गए कि अपने को नहीं पता, अपने को डाटा याद नहीं है जी, फिर मैं कैसे लिखूंगा किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो दूसरा डाटा ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस इतनी बातें लिखो है। अब सोचो कि मैंने क्वेश्चन बोला कि मेरे पास, मैं क्वेश्चन को दूसरी तरह से चेंज कर देता हूँ, मेरे पास सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको बता भी दी पहले, बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। ये सारी बातें हैं जी, इसके पीछे की कहानी बताओ, ऐसा क्यों हुआ होगा। किसी चाहिए ये मेरे पास बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा जी, उसके बाद डबल बॉन्ड, और सर उसके बाद मैं ट्रिपल बॉन्ड, कल बता दो। बताया था आपने हाँ जी, वो sp3 वाला वो था ना, फिर वैसे ही ना। हाँ जी वैसे ही है। आ गया सर, बता चला। बता तो फिर आगे। सागर, अब अगर मेरे पास, मैं पता करना चाहूँ इन दोनों कार्बन की, मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी जी, sp3। एल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन मेरे sp2, और ये मेरे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बता दोगे सारे के सारे। इसमें कितना एस करेक्टर, ये भगवान, पर पाँचवीं मैडम शिकायत कर दी, 2 दूनी 4, हाँ सर मैं बता नहीं 50 2 25, 25 एक का हिस्सा कितना, और एस कितने, एक ही है, तो कितना परसेंट, 25%। से पास ये कितना बनता है मेरे पास, 33.3%, 3%। ये मेरे पास कितना बनता है जी, 50%। 50%। जितना ज़्यादा मेरे पास क्या है जी, एस करेक्टर होता जाता है, मेरी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती जाती है जी, कम होती जाती है। जितना ज़्यादा मेरे पास एस करेक्टर रहता है, मैं मानता हूँ कि मेरे पास उतना ज़्यादा ही क्या रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो किसके पास रहता है, मेरे पास न्यूक्लियस के करीब रहता है जी, उससे मेरा एस करेक्टर क्या होता है जी, बढ़ता है। एस करेक्टर के बढ़ने से आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है जी। ठीक है जी। इसने किसका ऑर्डर लिख रखा है मेरे पास, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी। जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, ये मेरे पास डबल बॉन्ड, और ये मेरे पास क्या जी, ट्रिपल बॉन्ड। तो मेरे पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा जी, सी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मेरे पास सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसका मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर सबसे क्या है जी, लो है। ये बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास 2, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास क्या है 3। अब मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड लेंथ के मेरे पास क्या होता है जी, यूनिवर्सली होता है जी। रहेगी बात याद। इसने ऑर्डर भी दे रखा, अपने पास 3 एग्जाम्पल है जी, 3 एग्जाम्पल आपके पास देख लेना। ठीक है जी। जो मैंने एस करेक्टर की बात बताई उसने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट कर रखी है जी। मैंने इसी में रिलेट कर दिया कि मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास किस तरह से बॉन्ड लेंथ के बारे में बताती है। बॉन्ड लेंथ और मेरे पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का रिलेशन क्या है जी, इनवर्स है। इसने बता रखा है मेरे पास, पूरा पूरा मेरे पास क्या है जी, एक्सपेरिमेंटल डाटा है जी। कोई बात समझ नहीं हो, पूछनी हो भाई, नहीं है जी। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के बढ़ने से जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से आपको पता है किसके, न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, और उससे चीज़ें आपके पास क्या आती है, सारी चीज़ें। ये टेबल पहले मेरे पास इथेन कर लोगे ना, ये मेरे पास क्या है जी, इथेन। इथेन का फार्मूला मैंने लिखा मेरे पास CH3 हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, sp3, और मेरे पास sp3। इसे मेरे पास एस करेक्टर कितना जी, 25%। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है जी, sp3 का, और किसका जी, sp2 का। फिर उसने sp3 और किसका एग्जांपल ले रखा जी, sp का, फिर sp2 और sp2। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, मेरे पास जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है जी।
इस चीज़ को इसने किस तरह से रिलेट कर रखा है कि मेरे पास पहले इसने लिखा मेरे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है जी, सिंगल सिंगल बॉन्ड था। नेक्स्ट में इसने हाइड्रोजन 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 और CH2, यहाँ पर मेरे पास सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा और मेरे पास क्या है जी, जाओ वीडियो डाल देना। ठीक है जी। अब देखो डबल बॉन्ड, पहले मेरे पास क्या था सिंगल बॉन्ड, अब क्या है जी डबल बॉन्ड, उसके बाद मेरे पास क्या है जी ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको पता है जैसे सिंगल डबल और फिर आपके पास क्या है जी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है जी डिक्रीज। ये क्यों, मेरे पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो रहा होता है जी इंक्रीज। यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड कितने आ गए जी 2, यहाँ पर मेरे पास एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड और लास्ट में मेरे पास कितने जी 2 ट्रिपल बॉन्ड। 2, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल देख लो। डाउन द ग्रुप जाने पर मेरे पास पहले 2 डबल बॉन्ड आए, फिर मेरे पास एक डबल एक ट्रिपल और लास्ट में मेरे पास क्या है ट्रिपल बॉन्ड। लास्ट तक मेरे पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होगा जी इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ मेरी क्या हो रही है जी डिक्रीज हो रही है जी। डन, यहाँ तक बात समझ में आई ना। कोई भी 2 लाइन है जी, उन दोनों लाइंस के बीच में मेरे पास एंगल बन रहा है। द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल, ठीक है जी। कि इन दोनों के बीच के मेरे पास जो डिस्टेंस आती है जी, ये वाली चाप जो मेरे पास किसका काम करती है जी बॉन्ड एंगल, क्या मेरे पास बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे पास AOB। एंगल बनाने के लिए आपके पास मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए 3 में, फिर क्या रिप्रेजेंट आप किससे करते हो जी डिग्री से। मिनट के लिए आप क्या लगाते हो जी सिंगल डैश, और फिर आप क्या लगाते हो जी डबल डैश। आपने देखा होगा कई बार मैं टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल लिखता हूँ जी, किसका टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना लिखता हूँ जी मैं 109 डिग्री, फिर मैं कॉमा लगाता हूँ जी 28 मिनट, और मैं साथ के साथ क्या बोलता हूँ 30 सेकंड, क्या जी 30 सेकंड, पहला मिनट का दूसरा सेकंड का, और उससे सबसे पहला मेरे पास डिग्री का। ये मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ मेरे पास। अच्छा। ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, हाँ मैथ में है वही सारी चीज़ें एक ही है मेरे पास, डिग्री फिर मेरे पास मिनट और फिर मेरे पास क्या सेकंड। अब ये बता रहा है कि मेरे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेरे बॉन्ड एंगल को क्या करते हैं जी इफेक्ट करते हैं जी, ठीक है जी। अब इसके फैक्टर्स पढ़ने हैं जो बॉन्ड एंगल को क्या करेंगे इफेक्ट करते हैं। इससे बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करने वाले हमने सबसे पहली शेप कौन सी पढ़ी जी फिर हमने क्या पढ़ा था BF3, फिर हमने क्या पढ़ा जी CCl4। इसमें एंगल आपके पास ऑलमोस्ट के सारे एंगल क्या थे सेम, लेकिन PCl5 पढ़ा था। मैं इसका जिक्र क्यों नहीं कर रहा, लिखा ना हो अपने पास PCl5 और मेरे पास क्या जी SF4, या क्या लिख दूँ मैं SF6 लिख दूँ, या मैंने क्या लिख दिया IF7 लिख दिया। इससे मेरे पास एंगल बहुत सारे आते हैं जो एक टाइप के एंगल नहीं होते, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल होते हैं मेरे पास, सारे एंगल मेरे पास सेम नहीं होते। अब सबसे पहले मैं किसका जिक्र करता था BCl2 का। इसके हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखे थे जी क्या लिखे थे SP लिखे थे। मेरे पास 2 और 2 4, 4 को 2 से डिवाइड करता 2, मेरे पास स्टेरिक नंबर 2 आया था। स्टेरिक नंबर 2 के लिए SP, और SP की आपके पास ज्योमेट्री और शेप क्या होती है जी लीनियर। अब मेरे पास ये B, ये मेरे पास CL और ये मेरे पास CL, और ये मेरे पास एंगल कितना जी 180 डिग्री। जब मैंने BF3 पढ़ा था, BF3 के लिए हमने क्या पढ़ा था जी 3 + 3 बटे 2, 3 स्टेरिक नंबर मेरे पास क्या जी SP2, और SP2 के लिए आपको पता था आपने ट्राइगोनल प्लेनर लिखा था। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर का आपके पास एंगल कितना लिखा था जी आपने 120 120 डिग्री। सारे एंगल आपके पास कितने जी 120 डिग्री के।
इसके बाद आपके पास CCl4 आया, उसके लिए आपने क्या लिखा था, sp3, पता ना sp3 आएगा। तो sp3 आपके पास कौन सा, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल को आपने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, मेरे पास एक कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, मेरे पास एंगल कितना जी, 109 डिग्री, 28 मिनट और 30 सेकंड। अब देखो जी, इसने फिर से इससे जो किससे रिप्रेजेंट करेगा, एस करेक्टर से, किससे जी, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज। यहाँ पर मेरे पास अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से किसकी तरफ जा रहा हूँ जी, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए मेरे पास जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है जी, क्या हो रहा है जी, यहाँ पर मेरे पास कितना जी, 50%, 3%, यहाँ पर मेरे पास 25% sp3 है जी। कितने हिस्से है जी, 3 और 1, हाँ ठीक है सर, मैंने 3 तय कर दिया। ठीक है जी। 25% एस करेक्टर के डिक्रीज होने से मेरी बॉन्ड लेंथ क्या होती है जी, बॉन्ड लेंथ का जिक्र ही नहीं करे, बॉन्ड लेंथ पढ़ा दी, बॉन्ड एंगल की बात करें, एस करेक्टर जैसे जैसे मेरे पास एस करेक्टर क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल मेरा क्या हो रहा है जी, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है जी, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है जी, एस करेक्टर के डिक्रीज होने से, एस करेक्टर के डिक्रीज होने से बॉन्ड एंगल क्या हुआ, बॉन्ड एंगल क्या हुआ जी, एस करेक्टर के डिक्रीज होने से बॉन्ड एंगल क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा होगा यार, यार इसमें 2 मिनट कौन सी रह गई। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जी, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के। यहाँ पर मेरे पास कितना 50 है तो एंगल 180 है, 33 है तो मेरे पास 120 हो गया, 25 है तो कितना हो गया, 109 हो गया जी। समझ पाए, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता जाएगा उतना ज़्यादा मेरे पास बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। अगर एस मेरे पास बॉन्ड एंगल एस करेक्टर के डायरेक्टली है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। एग्जाम्पल आपने बोल दिया, जो बोल रहा होगा, लेकिन अब जो बोल रहे हैं ये क्या जी, मेरा डायरेक्टली है, ठीक है जी। अब इसके बारे में थोड़ी बातें और ऐड होती चलेगी आपकी, ठीक है जी। अब लोन पेयर की एंट्री होती है जी, ठीक है जी। अब देखो जी, एक मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा जी किसका, CCl4, फिर एक पढ़ा जी NH3, और फिर क्या पढ़ते हैं जी, H2O। अब वहाँ तो एस करेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ गया, एस करेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड एंगल घट गया। जो मेरे पास CCl4 होता है जी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, पारस NH3 की हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होगी जी। H2O की सभी में बॉन्ड एंगल क्या जी, सेम है जी। स्टेरिक नंबर सभी का क्या जी, 4 4 4। स्टेरिक नंबर में क्या होता है, सिग्मा प्लस लॉन पेयर, इसमें मेरे पास 4 सिग्मा 0 लॉन पेयर, इसमें मेरे पास 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, इसमें मेरे पास 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर। CCl4 की सेम मेरे पास क्या जी, टेट्राहेड्रल, मेरे पास क्या जी, शेप पूछिए, ज्योमेट्री नहीं पूछी। NH3 की शेप मेरे पास पिरामिडल, ज्योमेट्री सभी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री सभी की क्या जी, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहूँ, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। शेप मेरे पास क्या जी, पिरामिडल। शेप मेरे पास सेम नहीं होती, शेप में मैं ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करता हूँ, लोन पर काउंट नहीं करता।
ये मेरे पास क्या जी, नाइट्रोजन का मेरे पास एक क्या जी, लोन पेयर जो कभी भी शेप में नहीं दिखता। उसके बाद कौन आया जी, वाटर। ठीक है जी, ये वाटर, ये वाटर, इसका ये लोन पेयर, इसका मेरे पास क्या जी, लोन पेयर। अब आप एक बात बताओगे, इन सभी में एंगल आपके पास किस में कम होगा और किसका एंगल मेरे पास क्या रहा होगा जी, ज़्यादा, और ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे ज़्यादा एंगल किसका, इसका पाएगा जी, सबसे कम किसका मिलेगा, ऐसा क्यों मिलेगा? ठीक है जी, आई बात समझ में? कि मेरे पास यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है जी। अमोनिया मेरे पास कितने लोन पेयर है जी, एक लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा जी, रिपल्शन लगाएगा। वाटर में मेरे पास क्या है जी, दो लोन पेयर है। ये दो लोन पेयर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इन दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, नीचे की तरफ क्या कर देंगे जी, दबा पाएंगे। जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे, जितने ज़्यादा लोन पेयर, उसमें लोन पेयर रिपल्शन क्या होगी जी, ज़्यादा होगी। ये किसने बात बोली, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जितने ज़्यादा रिपल्शन होते जाएंगे, इनको दबाते जाएंगे, दबाने से अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो मेरे पास एंगल क्या हो जाएगा, कम। ये एंगल मेरे पास कितना, 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकेंड। ये एंगल मेरे पास एक्चुअल कितना, 106 डिग्री और 7 मिनट आपके पास। ये क्या होता है आपके पास, 104.5। अगर इनकी शेप हमारे पास लिखना चाहें, अगर क्या करनी है अपने को, इंपोर्ट करनी है, ओके, वाटर को उतार दिया गया जी मैदान में। ठीक है जी, वाटर के साथ साथ अमोनिया जी आ गए। अमोनिया जी की शेप अच्छी वाली है क्या अपने पास, शेप आपके पास, ये शेप बेंट शेप है, ये कैसी है, ये कैसी है जी आपके पास, पिरामिडल है। टेट्राहेड्रल को आपको तो पता ही है जी, टेट्राहेड्रल के तो दर्शन आप करते रहते हो। टेट्राहेड्रल तो फिर भी टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, वैसे टेट्राहेड्रल दिखा देते हैं। ये मेरे पास क्या है जी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी, वाटर की जी। ठीक है जी, क्लियर। दूसरे दिख रहा है कि मेरे पास चीज़ें कैसे घट रही है कैसे बढ़ रही है जी। जितने ज़्यादा मेरे पास लोन पेयर होते जाएंगे, मेरा बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा जी, कम होता जाएगा जी। इसमें क्या कोई रट्टा मारने की ज़रूरत है जी, नहीं है जी। जो लिखा हुआ पढ़ लोगे। कोई बात यहाँ तक समझ में आई दीपिका? यहाँ तक कोई बात कुछ नहीं है जी, आगे बढ़ सकते हैं जी। आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा मजा आने वाला जी। सेंट्रल एटम का किसके साथ रिलेशन देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड एंगल। पीछे वाले में क्या लिखे फिर आपको, बॉन्ड एंगल का रिलेशन किसके साथ था, लोन पेयर के साथ। अगर मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड एंगल, इनवर्सली है डायरेक्टली है, किसके जी, नंबर ऑफ लोन पेयर चल रहा है भाई। जितने ज़्यादा लोन पेयर होते जाएंगे, बॉन्ड एंगल मेरे पास क्या होता जाता है जी, कम होता जाता है। ठीक है जी, अब बॉन्ड एंगल का किसके साथ रिलेशन, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के साथ। कैसा रिलेशन होगा वो देखना जी। पहला इसने किसके साथ, एक एग्जांपल किसका ले रखा जी मेरे पास, H2। दूसरा मेरे पास क्या जी, S और H। ये एंगल, अब इसमें जो सिमिलर पॉइंट है पहले वो बताओ। ये मेरे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसमें दोनों मेरे पास क्या है जी, सेम। सल्फर के साथ हाइड्रोजन मेरे पास क्या है जी, सेम। किस टाइप का मॉलिक्यूल, Ab2 टाइप है जी मेरे पास। एक सेंटर एटम, दो मेरे पास साइड एटम, दोनों के पास क्या है जी, दो दो लोन पेयर है जी। दोनों के पास कितने जी, एक क्वेश्चन और था सही, ए की वैल्यू 6 थी, बी की वैल्यू 2 थी, तो बताओ क्या आएगा आंसर। समझाने की, उसने ए की वैल्यू 6 बी की वैल्यू 2। हाँ दे रखी थी वैसे ही, ए की वैल्यू 6 दे रखी थी, बता रखी थी ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 2 है।
तो ऑप्शन दे रखे थे A B2 A3B A3B। हाँ, इसमें से क्या आंसर आया फिर? दो का या पारा, फिर यही यही दे रखा था। दो एकम दो, दो तीन छः। हाँ, मैं यही रखा। ठीक है जी, डाइमर बनाते हैं जी इस टाइप के कंपाउंड। ठीक है जी, इस तरह से AlCl3, ये मेरे पास है क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब देख, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। इस क्लोरीन, एक दो क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, 3 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मेरे पास एक और कौन आएगा जी? एल्यूमिनियम आया जी। ठीक है जी, ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम। अब आपको पता है कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ये अपना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं देखते हैं, और ये इसके साथ डाइमर बनाते हैं जी। इस तरह से चीज़ें चल रही है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। चीज़ें बहुत सारी हैं, बता दें, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं दे रहे। मैं इसको बताने वाला था किस में, जब मैंने बताया था किसकी लिमिटेशन, कि ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन, कि मेरे पास एग्जिस्ट तो ये भी कर रहा है AlCl3, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है। B2H6 मैंने क्या पढ़ा जी? B2H6, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? BH3 लिखता हूँ। ये मेरे पास AlCl3 है, मैं Al2Cl6 लिखता हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6, सही है जी, तुक्का नहीं है। सर मैंने तो ऐसे करा था, तो कॉमन ले लिया, इधर बाहर निकाल लिया और यहाँ पे कर लिया। तो सिंगल यूनिट ड्रा कर देनी जी आपने, एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से सेम चीज़ है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या कहता है कि मैंने सिंपल लिख दिया जी बिल्कुल। ओके जी, अब देखो क्या था अपने पास, बीच में एंट्री करवा दी, बीच में देख ले पारा से। सर ये देखा देख याद आ गया मेरे को, मेरे क्या पूछना। चलो, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ रही है जी। आपने देख ही तो लिया, एंगल ये मेरे पास कितना जी? 105 डिग्री। ये एंगल मेरे पास कितना जी? 92 डिग्री। प्लीज़ अपना अपना ज्ञान पेल दो कि ये मेरे पास कितना जी? 105 डिग्री। ये कितना मेरे पास? 92 डिग्री। H2 बता दे चल, आखिरी मौका है सब। सल्फर की कम रिश्ता है ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ जी, देवा जी, वो किस तरह हो रहा है वो बता रहा हूँ जी। ये हाइड्रोजन और मेरे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपके पास दो बाई, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? सेंटर में रहेगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। अगर मैं F2 की बात करता हूँ, मेरे पास F और F में क्या बन रहा होगा जी? बॉन्ड बन रहा है। जब F और F में बॉन्ड बन रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 स्केयर है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है वो किस में रहता है? सेंटर में। अब मैंने किसका जिक्र कर दिया? HF का। जब मैं HF की बात करूँगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी जी? 4। ये मेरे पास है 2.1। बॉन्डेड पेयर किसकी तरफ रहेगा? हाइड्रोजन की तरफ या फ्लोरीन की तरफ? जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब इनको मैं बीच सेंटर में इस तरह से लिखूं, या मैं इस चीज़ को इस तरह से लिखूं, फ्लोरीन की साइड। किसकी साइड लिख रहा हूँ जी? फ्लोरीन की साइड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी जी? 4 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी? 2.1। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डेंसिटी क्या जी? ज़्यादा, तो अपनी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच कर रखेगा जी। ठीक है जी, सेम टू सेम। जब मैं इन दोनों का जिक्र करता हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक बॉन्ड की बात कर लेते हैं जी, इस तरह से। ये मेरे पास सल्फर और ये मेरे पास क्या है जी? हाइड्रोजन। अब इसमें मेरे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी जी? 3.5। ये मेरे पास 2 के आसपास रहती है जी, मान लो 3 से कम होगी जी।
हमने एग्जैक्ट याद है 2.9 मान लीजिए। ओके, अब इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे किसकी तरफ रहेंगे? ऑक्सीजन की तरफ, बिल्कुल पास में। और ये क्या रहेंगे जिससे थोड़े दूर रहेंगे। अब जो मैंने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया वो बिल्कुल किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। इसके रिस्पेक्ट में ये सल्फर से क्या रहेंगे जी? दूर रहेंगे। अब मैं जब इनको कंप्रेस करने आऊँगा तो कंप्रेस करूँगा तो ये मेरे पास इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है जी? रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सेंटर वाटर का बॉन्ड एंगल मेरे पास क्या होता है जी? ज़्यादा। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने के कारण, कम होने के कारण जो आपके पास क्या है जी? बॉन्ड लेंथ है वो क्या रहती है जी आपके पास ना, जो बॉन्डेड पेयर है वो किसकी तरफ होते हैं?